जय हिंद साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर के आया है एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। और आप मॉक टेस्ट कर रहे होंगे। ये आज आपका 5वां सेट है। एग्ज़ाम के मद्देनज़र देखते हुए एग्ज़ाम बहुत करीब है और आपको स्कोर जो बढ़ाना है, इसके लिए ज्ञान घर आपके लिए बहुत चिंतित और प्रयासरत्न है कि आपका सिलेक्शन हो, सीजीएल क्रैक करें आप। इसके लिए आपको जो ज़रूरी है, जिससे आपका इम्प्रूवमेंट हो सकेगा, उन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। तो याद रखिए, आपको अगर आप अभी से इंतज़ार कर रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा या एग्ज़ाम एडमिट कार्ड निकालेंगे तो हम कुछ सेट प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये आपकी भूल है। कोशिश और इंतज़ार में एक अंतर होता है। इंतज़ार करने वालों को वही चीज़ मिलता है जो कोशिश करने वाला छोड़ देता है। इसलिए इंतज़ार महंगा पड़ सकता है। इंतज़ार की घड़ी होती है समाप्त। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट पे करें। और प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के मॉड्यूल को समझने के लिए, किसी एग्ज़ाम के कंसेप्ट को समझने के लिए, किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को समझने के लिए, उसके पैटर्न को समझने के लिए, उसकी आधारभूत को समझने के लिए और उसमें अच्छे स्कोर करने के लिए। तो जी हाँ साथियों, मुझे लगता है कि अब जो है आप इंतज़ार नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट जरूर करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है और अच्छे क्वेश्चंस के सिलेक्शन रहते हैं। तो आइए हम लोग सेट पे आते हैं, जो आपका सेट है आज का। ठीक है, चलिए। बिल्कुल हमेशा प्रयास पहले करिए कि खुद से क्वेश्चन बनाएं। चलिए, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण एक दिन में समुद्र के जल के ऊपर और नीचे गिरने की आवृत्ति कितनी होती है। तो बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर कहा। ये आपका जो आंसर होगा 2 होगा। बिल्कुल। चलिए, ऊपर उठने की गति को हम लोग कहते हैं उच्च ज्वार। कुछ बात लिख लीजिए, यानी आपसे पूछ देगा कि उच्च ज्वार क्या है। तो जब जल यानी महासागरीय जल जब ऊपर की ओर उठेगी तो उसे हम लोग कहते हैं उच्च ज्वार कहते हैं। और इसी का पार्ट्स आ जाएगा एक निम्न ज्वार। जितनी बार उच्च ज्वार होगी उतनी ही बार निम्न ज्वार होगा। यानी उच्च ज्वार ऊपर जाता है 2 बार, तो 2 बार क्या आता है, नीचे ही आता है। यानी ऊपर और नीचे की बात करेंगे तो 2 बार हम आप कह सकते हैं। ठीक है, जब 2 बार ऊपर गया तो 2 बार नीचे, यानी एक बार जब ऊपर जाएगा तो नीचे आना ही है। तो यानी निम्न ज्वार और उच्च ज्वार। उच्च ज्वार कब आएगी, तो उच्च ज्वार जब होगा यानी पृथ्वी की ओर चंद्रमा होगा। ठीक है ना, तो ये उच्च ज्वार होगा। यही जब पृथ्वी चंद्रमा की ओर नहीं हो तो हमारा निम्न ज्वार होगा, यानी विपरीत हो जाएगा। एक बात और याद रखिए कि ये ज्वार के लिए आखिर कौन कौन जिम्मेदार है। तो ये ज्वार के लिए गुरुत्वाकर्षण, सूर्य के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण लगती है, वो सूर्य के कारण जो गुरुत्वाकर्षण होती है वो भी आपका जिम्मेदार है ना, गुरुत्वाकर्षण। एक कभी कभी प्रश्न पूछ देगा आपसे। क्या प्रश्न पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण या उच्च ज्वार है या निम्न ज्वार। तो एक बार जब उच्च ज्वार हो जाती है तो उसके कितने देर बाद दूसरा उच्च ज्वार होगा। तो याद रखिएगा, एक और पहला और दूसरे के बीच जो गैप होता है 12 घंटा 25 मिनट का गैप होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है कि इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा और आप डील कर लीजिएगा। 4-5 क्वेश्चन बन सकता है इस पे। पहला कि ज्वार, पहला ज्वार और दूसरी ज्वार यानी उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच कितने समय की ड्यूरेशन होती है। तो 12 घंटे 25 मिनट। ठीक है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार कहते किसको है, जब पृथ्वी की ओर चंद्रमा होगी तो उच्च ज्वार, जब उसके विपरीत होगा तो निम्न ज्वार। ठीक है, ऊपर जाती है तो उसको हम लोग उच्च ज्वार कहते हैं, जब नीचे आती है तो निम्न ज्वार कहते हैं। और इस ज्वार के लिए जिम्मेदार आपका गुरुत्वाकर्षण, किसके द्वारा, सूर्य के द्वारा जो अप्लाई किया जाता है गुरुत्वाकर्षण। तो ये हो सकता है। तो जी हाँ साथियों, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है। बिल्कुल आपने एकदम, आपकी तैयारी पीक लेवल पे है और आपने आंसर सही कहा। कराची प्रस्ताव। कराची प्रस्ताव कब लागू होता है तो बात कर लीजिएगा आप। कराची प्रस्ताव जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा अधिवेशन 1931 होती है, उसमें पारित किया जाता है 1931, आईएनसी द्वारा 1931 में। ठीक है, चलिए। ये जो आपका कराची प्रस्ताव जो है, कराची प्रस्ताव के 3 मुख्य घटक हुई, 3 मुख्य घटनाएं,
तीन मुख्य बातें याद रखिएगा। पहला याद रखिएगा, गांधी जी की रिहा, गांधी जी की रिहा किसमें गिरफ्तारी हुई थी? तो आपको पता होगा भारतीय इतिहास में नमक सत्याग्रह, यानी अंग्रेजों के खिलाफ वो छोटी आंदोलन थी और वो बहुत बड़ा क्रांति लाया, वो नमक सत्याग्रह थी। ठीक है, तो आप रखिएगा नमक सत्याग्रह में जो गिरफ्तारी हुई थी, नमक सत्याग्रह। ठीक है, नमक सत्याग्रह जो है आपका कब से दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है? ये कब से है बताइए? 12 मार्च 1930 से आपका 6 मार्च तक चलता है 1930, 6 अप्रैल 1930। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि गांधी जी समेत कितने सदस्य थे? तो गांधी जी समेत यानी गांधी जी के अलावा 78 सदस्य थे, और गांधी जी समेत अगर आपकी बात किया जाए तो 79 सदस्य हो जाएंगे। गांधी जी प्लस कितने सदस्य? 78। कितने दूर की सफर थी ये? 241 मील की सफर थी। ठीक है ना, तो ये आप कराची प्रस्ताव में ये मुख्य बात याद रखिएगा कि गांधी जी की जो गिरफ्तारी हुई थी उससे रिहा हुआ कराची प्रस्ताव से। दूसरा बात याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता हुआ। क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता क्या था? ये भी, इसमें भी जो है मुख्य बातें आई दो। क्या आया कि उस समय यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रही थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया। तो आप लिख सकते हैं पहला घटना, यानी आपसे पूछ दिया जाएगा कि आखिर गांधी इरविन समझौता क्या है, तो गांधी इरविन समझौता के बारे में यहीं पे लिख लीजिए। कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931। ठीक है, डेट लिखते चलेंगे, कभी कभी डेट में भी एग्जाम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्या था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ आपका दिसंबर आपका 1931 में होता है, तो उसमें यानी आप कह सकते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजी गांधी जी, सम्मेलन में शामिल। ठीक है, और तीसरी घटना जो आपका क्वेश्चन ही है, तीसरी घटना है आपका क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की सिद्धांत देखी जाता है, डीपी एसपी, है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये तीन मुख्य बातें, इससे समझौता आप रखिएगा। ठीक है, चलिए वही बात हम लोग कर ले। अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो बता ही दिया हम आपको कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से दो बातें आई कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना, और दूसरा कि जो संवैधानिक रूल रेगुलेशन है, राजनीतिक रेगुलेशन, उसमें परिवर्तन बदलाव लाए गए। तो एक बात इसमें ऐड किया जा सकता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में संवैधानिक सुधार किया गया। ठीक है, पूना पैक्ट की बात कर ले तो पूना पैक्ट की बात आती है आपको 1931 है। बहुत समझिए कि ये जो है पूना पैक्ट ही आपका जो है एक बहुजन यानी हरिजन समाज का स्थापना होती है। पूना पैक्ट में ये क्या था कि क्षुद्र जातियों मतलब दलितों और स्वर्ण जातियों के बीच में जो मतभेद थी राजनीति को लेकर के, इसको सुधार किया गया था पूना पैक्ट में। और ये याद रखिएगा, ये पूना पैक्ट जिससे आपका हरिजन सभा एक गांधी जी द्वारा ऐतिहासिक अनशन था, और वो अनशन कहाँ हुई थी? यरवदा जेल में हुई थी। कहाँ हुई थी? यरवदा जेल में। तो ये भी आप याद रखिएगा, यानी हरिजन सभा का जो स्थापित किया गया महात्मा गांधी जी द्वारा, कहाँ किया गया? यरवदा जेल में किया गया। ऐतिहासिक अनशन ये क्या था? एक छुआछूत और क्या कहते हैं निचली जाति और स्वर्ण जातियों के बीच में जो राजनीतिक मतभेद थी, इसको सुधारने के लिए था। तो ये बातों आप जो है मुख्य तथ्य पे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन न जाने कब कहाँ से टपक आए, हमको तैयारी पूर्ण होनी चाहिए। अगर कहीं से भी क्वेश्चन टपके तो हम वहाँ से चुरा ले आए आसानी से, और हम अपना चयन और अपना एक सीट को रिजर्व रख लें, कंफर्म कर ले। भीड़ों से मतलब नहीं, हमारा एक सीट से मतलब है, और एक सीट ही आपको चाहिए, इतने भीड़ों से मतलब नहीं है। तो चैनल को अपने साथियों तक भी पहुंचाने का प्रयास करिए, क्योंकि कलेक्शन क्वेश्चन के बहुत अच्छे, और बिल्कुल आपके सहमति से मैं कह सकता हूं, आप पे बिल्कुल विश्वास है मुझे कि एक्सप्लेनेशन भी मैं अच्छा कर रहा हूं, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आता है हमारा। बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनने वाली प्रथम महिला थी। भिक्षुनी बनने वाली प्रथम महिला आपको ये कि महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम है? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी यानी गौतम बुद्ध के माँ की मृत्यु के बाद इन्होंने, यानी मौसी कह लीजिए, मौसी थी और माँ के मृत्यु के बाद पालने वाली भी थी, है ना। चलिए ये पहला
प्रथम है बौछिनी, ठीक है, बिछुनी। अब दूसरी बात याद रखिएगा किसके बारे में, संघमित्रा के बारे में याद रखिए। संघमित्रा जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जानी जाती है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रसार के लिए, प्रसार, ठीक है। चलिए, सुजाता के नाम दूसरा नाम खीमा, क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, खीमा। चलिए, धम्मानंद बिछुनी की बात करिए तो इसका जन्म जो होता है थाईलैंड में होता है। कहाँ होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो बौद्ध बिछुनी है इसका जन्म थाईलैंड में कब जो है, किसका जन्म जो है थाईलैंड में होता है, तो याद रखिए आप धम्मानंद बिछुनी की जन्म जो है आपका थाईलैंड में होता है। और बचपन का नाम जो है गौतम बुद्ध जी का क्या रहता है, बिल्कुल सिद्धार्थ गौतम। यस, आप तो पूरे एक्टिव हैं, कहीं से क्वेश्चन आता है आप एकदम दन दन बना देते हैं। क्या करते हैं, दन दन बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए अगला प्रश्न। अरे रे, आगे बढ़ गया क्या। हाँ, डैश की खेती भारत में बाबा बुदान पहाड़ियों पर शुरू की गई थी। बाबा बुदान पहाड़ी, आपसे पूछे कि बाबा बुदान पहाड़ी है कहाँ, तो सबसे पहले जान लीजिए नागालैंड में। कहाँ, नागालैंड में, ठीक। दूसरा, बाबा बुदान जो है ये फेमस है आपकी कॉफ़ी के लिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉफ़ी हो जाएगा। यानी कॉफ़ी की शुरू होती कहाँ से है, नागालैंड से होती है, ठीक है। नागालैंड यानी बाबा बुदान से पहाड़ी है, वहाँ से कॉफ़ी की खेती शुरू की जाती है। वहीं पूछ दे अगर आपकी कि इलायची की खेती शुरू कहाँ से होती है, तो इलायची की खेती का शुरू जो है आपका केरल से होता है। कहाँ से होता है, केरल से होता है। रेशम की आपकी बात किया जाए कि रेशम की खेती सबसे पहले कहाँ से शुरू की गई, तो रेशम की खेती जो है तमिलनाडु से शुरू की गई। शुरू जब किया गया था, शुरू की तुलना हम लोग शुरू से कर देते हैं, तमिलनाडु से की गई, ठीक है। अब वही बात किया जाए कि चाय की खेती सर्वप्रथम कब की गई, बताइए। चाय की खेती जो है आपका असम में सबसे पहले की गई। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि चाय जो है किसका उत्पत्ति है, किसका देन है, तो अंग्रेजों का देन है। कब दिया था ये, 1936 में, है ना। अंग्रेज यानी चाय की चस्का लगाने वाला है अंग्रेज। तो आज लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र आज़ाद हैं। आज़ाद कैसे, उसकी बहुत सारी एक्टिविटियों पे आप अभी भी अमल कर रहे हैं। और जब एक्टिविटियों पे अमल करिए इसका मतलब जो है शारीरिक रूप से स्वतंत्र जरूर हैं, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम हैं, ठीक है। लेकिन हमको शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी उभरना पड़ेगा, तभी हम एक स्वतंत्र नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। ये चीज़ तभी होगा जो अंग्रेज़ की दिया हुआ या दी हुई बातों पे को हम लोग नकारते हुए, है ना, जो हमारा भारतीय परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति है, उस पर अमल करें। लेकिन ये होता हुआ बहुत दूर तक नजर, चलिए ठीक है, ले लीजिए। आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, एक गैर एसआई नॉन एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशमित राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए आंसर आपका जो होगा ज्योतिर्मयता, 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 ल्यूमिनिसिटी, ज्योतिर्मयता कहा जाता है। इसका जो है कभी कभी एसआई मात्रक के रूप में कैंडेला पर मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है, तो ये भी रखिए। और इसी को कहा जाता है नीट्स, कहा जाता है नीट्स कहा जाता है। आखिर ये क्या है, तो मानव की आंखों द्वारा जो दृश्य की जो व्याख्या की जाती है उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलिए, उसी को कहते हैं हम लोग ज्योतिर्मयता कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योतिर्मयता कहते हैं। ये चीज़ बात याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगल की सेवा को स्वीकार किया था, तो किसकी सेवा को स्वीकार किया था, आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बोलिए। क्या होगा आंसर, जहांगीर द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। चलिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जहांगीर किसका पुत्र था या जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिए जहांगीर का बचपन का नाम सलीम होता है। ये पुत्र किसके होते हैं, पुत्र जो होते हैं ये अकबर और मरियम, या इन्हीं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यशोदा बाई, जो आप एपिसोड वगैरह भी देखे होंगे, है ना, यशोदा बाई। और मरियम उज जमानी कहा जाता है, मरियम उज जमानी लिख दें यहाँ पे, उज जमानी
मरियम उज़ ज़मानी नाम रहता है, ठीक है। चलिए, यानी ये अकबर यानी इनके पिता का नाम जो है जहांगीर के पिता का नाम अकबर और माता का नाम मरियम उज़ ज़मानी, जिसको क्या बोलते हैं, जिनको यशोदा बाई बोलते हैं। जोधा अकबर आपने सुना होगा ना, ठीक है। चलिए, अब यहां पे बात कभी कभी ये आ जाती है, क्या बात आती है कि जहांगीर का मतलब क्या होता है, जहांगीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रखिए, जहांगीर का मतलब होता है विश्व पर कब्जा करने वाला। विश्व पर कब्जा करने वाला को हम लोग जहांगीर कहते हैं, कब्जा करने वाला, राइट। चलिए, कब्जा करने वाला, ठीक है ना। चलिए, जहांगीर के बेटा का नाम जो रहता है क्या रहता है, बोलिए। जहांगीर का बेटा का नाम शाहजहां। कभी कभी पूछ देता है कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था। तो बाद सुल्तान ग्रहण करने के बाद शाहजहां नाम पड़ा। इसका पहले का नाम रहता है राजकुमार उर्फ यानी राजकुमार खुर्रम रहता है नाम, क्या रहता है, खुर्रम। राजकुमार खुर्रम किसका नाम है, तो शाहजहां का नाम है। शाहजहां किसका पुत्र है, तो जहांगीर का पुत्र है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ऑर्डर करने के बाद, यानी मुगल, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक है बाबर। कौन है, बाबर। इसके बारे में लिख लीजिए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, साम्राज्य का संस्थापक बाबर है, ठीक है। चलिए, और एक ट्रिक मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि अगर कभी कभी पूछ दे कि कौन किसका बेटा है या इसका पिता कौन है, तो मैंने बताया था क्या, एक ट्रिक याद रखिएगा, भज शाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सब, ये सुपीरियर पहले वाला जो भी है पिता है, इसका पुत्र कौन, हुमायूं, हुमायूं का पुत्र कौन, अकबर, अकबर का पुत्र कौन, जहांगीर, जहांगीर का पुत्र कौन, शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र जो हो गया आपका औरंगजेब, है ना। चलिए, तो ये ऑर्डर आप जो है थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि कभी कभी याद करने में दिक्कत ना हो, हट जाते हैं, आउट ऑफ स्क्रीन हो जाते हैं। चलिए, आइए, चलिए अगला प्रश्न है क्या, एकल कोशिका वाले जीवाणु जीवन रूपों की खोज एंटोनी वॉन लीवनहुक ने कब की। ये 1674 में क्या, कब किया, 1674, किसमें, आप याद रखिए, प्रोटोजोआ में। किसमें, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या था, ये पहला एनिमल था। प्रोटो मतलब प्रथम, और जोआ मतलब जीवाणु, जिसको आप एनिमल कहते हैं। ये कैसा था, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय था। क्या था, एक कोशिकीय था, यूनिसेलुलर था, है ना। ये बात याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बोलिए। चलिए, बिल्कुल आपका आंसर सही है। लोकटक झील जो है खारे पानी का जो है झील है, ये मीठे पानी का झील नहीं है। ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। कभी कभी पूछ देगा कि लोकटक झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। किस तट पे, कोरोमंडल तट पे, कोरोमंडल तट पे है, ठीक है ना। चलिए, लोकटक झील में एक चीज बहुत, यानी वनस्पति जीव का पुरानी का, यानी वनस्पति कह लीजिए, कार्बनिक पदार्थ कह लीजिए, और मिट्टी का कह लीजिए, जो एक द्वीप है जो उसमें आपका क्या तैरता हुआ नजर आता है। कभी कभी पूछ देता है कि उसका नाम क्या है, तो याद रखिए उसका नाम है फुमदी। क्या नाम है, यानी आपसे पूछ देता है कि वनस्पति, है ना, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मिट्टी का बना द्वीप, मिट्टी का बना द्वीप जो तैर रही है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, बोलिए, फुमदी। क्या नाम है, फुमदी, ठीक है ना। चलिए, अब कभी कभी पूछ देता है, अब भीमताल के बारे में समझ लीजिए। भीमताल है क्या, तो ये भीमताल हरे नीले जल के लिए जाने जाते हैं, हरे नीले जल के लिए। ये सब आपका मीठे पानी का है। चलिए, नैनीताल, नैनीताल जो है आपका नैनो का सुकून देने वाला है नैनीताल। और पाया कहाँ जाता है बताइए,
पाया जाता है आपको नैनीताल में ही, नाम से ही फेमस है। कभी कभी पूछ देता है नैनीताल जो आपका झील है वो कैसा आकार का होता है, ये मानव आंख की आकार का होता है। तो आप लिख सकते हैं आंख की आकार के नैनीताल झील नैनीताल में है, आंख के जैसा होता है। चलिए अगर आपसे पूछ जाए पुलिकट क्या है बताइए। अच्छा, बिल्कुल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील नहीं है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मीठे पानी की झील यानी नहीं पूछा गया है। इसका आंसर आपका, सॉरी एक्सट्रीमली, ये आपका जो है लोकटक नहीं, पुलिकट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपको करेक्शन कराने के लिए। चलिए चलिए, इसीलिए होता क्या है ना, कभी कभी क्वेश्चन पे ध्यान ना जाने के कारण ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ये आपका क्या है, पुलिकट है। क्या है, पुलिकट है। कहाँ है ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश कोरोमंडल के तट पर। और इसी में जो है एक वनस्पति कार्बनिक पदार्थ मिट्टी का बना हुआ द्वीप है जिसको फुमदी कहा जाता है। क्या कहा जाता, फुमदी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, नहीं बढ़े, बोलिए। चलिए लोकटक झील के बारे में पूछा जाए तो लोकटक झील आपका कहाँ है, मणिपुर में। कहाँ है, मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। चलिए ये बात याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न आता है हम लोग। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिल्कुल जगदीशपुर से आने वाले आपका वीर कुंवर सिंह हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए वीर कुंवर सिंह है जो आपका 1857 के विद्रोह को भारत से नेतृत्व करते हैं। बख्त खां के बारे में क्या जाता है, ये कमांडर इन चीफ रहते हैं, यानी ब्रिटिश के खिलाफ जो सेना गठित किया जाता है 1857 में, उस सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं बख्त खां। लिख सकते हैं कमांडर इन चीफ, ठीक है, कमांडर इन चीफ होते हैं। चलिए अजीमुल्ला, ये आपको जो है नई दिल्ली से रहते हैं। ये सब भी जो है आपको क्या 1857 के विद्रोह से संपर्क रखते हैं। मौलवी अहमदुल्ला, ये भी आपके जो है 1857 से संपर्क रखते हैं, ठीक है, ये आप कानपुर एरिया से कह सकते हैं, ठीक। चलिए आइए, दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कार्तिक, द करेक्ट आंसर। कभी कभी कार्तिक महीना को जो है ना आशीर्वाद वाला महीना भी कह देता है, तो ये लिखिए, क्योंकि कई फेस्टिवल, मुख्य फेस्टिवल जो है कार्तिक महीने में ही आता है, इसलिए इसको आशीर्वाद वाला महीना भी कहा जाता है। आशीर्वाद वाला महीना या पुण्य कमाने का महीना, ठीक है ना, और या क्या अपने आप को शुद्ध करने का भी महीना कहा जा सकता है। अपने आप को शुद्ध करने का महीना, ठीक है। चंद्र ग्रहण भी इसी में आता, तो ये चीज आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न। पद्मजा रेड्डी जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए ये कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ है, याद रखिए, कहाँ है, बोलिए। आंध्र प्रदेश की फेमस शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। कभी कभी पूछ देता है कि पद्मा रेड्डी को जो 2022 में पद्मश्री मिलता है, इनको कौन देते हैं, राष्ट्रपति का नाम? तो बिल्कुल 2022 में उस समय रामनाथ कोविंद जी रहते हैं राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद जी द्वारा। किसके द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संबंधित व्यक्तिगत के दिए गए क्रम के अनुसार संगीत वाद्य यंत्रों का सही क्रम चुनिए। उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध जो है आपका तबला से है, तो तबला है कई जगह है। चलिए और मिला लेते हैं, तोताराम शर्मा का जो है पखावत से है, तो यहाँ मिल गया आपका, यानी दूसरे नंबर, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और विनायकम, TH विनायकम का है घट्टम से, तो आपका जो आंसर बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं। 314 मीटर ऊंची जफ्फू श्रेणी किस राज्य में स्थित है? बताइए जफ्फू श्रेणी किस राज्य में स्थित है? हाँ, नागालैंड राज्य में स्थित है। कहाँ है, नागालैंड राज्य में स्थित। किस शहर के समीप? तो नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है, बोलिए, बोलिए ना, कोहिमा, यानी कोहिमा शहर के समीप है। नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है, कोहिमा, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये जफ्फू श्रेणी जो है जैव विविधता के कारण भी प्रसिद्ध है। क्या इसके कारण? जैव
विविधता के कारण प्रसिद्ध है। यानी कई तरह के इसमें जीव प्राणी पाए जाते हैं, जो कुछ तो विलुप्त हो गए और कुछ यानी अजीबो गरीब देखने को मिलता है। तो आप लिख सकते हैं जम्बू श्रेणी जो है जैव विविधता के कारण भी मशहूर है, और ये नागालैंड के किस शहर में? नागालैंड की राजधानी कोहिमा, काहिमा लिखा गया, कोहिमा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुरजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो बिल्कुल नाम आपका सही है, और आपने लगता है शास्त्रीय नृत्य का जो मैंने पढ़ाया है पूरा अध्ययन किया जम करके, इसीलिए आपका आंसर बहुत सटीक और करेक्ट आ रहा है। हमारे सामने अंकित अच्छा जवाब कर रहे हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी विद्यार्थी भी इस चीज यानी इसी तरह से आंसर करें, ताकि आंसर मजा आएगा सुन करके। कमेंट में अभी तक आपका आंसर एक भी नहीं आया, मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ा था और उसका आंसर अभी तक नहीं आया, इसका मतलब आप पूरा क्वेश्चन को देख नहीं रहे। नहीं देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्षति किसको होगा? जब एग्जाम होगा, एग्जाम में क्वेश्चन टकराता हुआ नजर आएगा तो सिवाय अफसोस के फिर से हाथ कुछ आता नहीं है। इसलिए अफसोस बाद में जाहिर हो, कुछ करके अगर हासिल किया जाए या कुछ करके अगर मेहनत करे और कुछ छूट जाता, कोई चूक हो जाता तो अच्छा लगता है। बेगर मेहनत अगर चूक हो जाती है तो फिर खुशी की बात है, क्योंकि मैंने उसके लिए मेहनत किया ही नहीं। चलिए, सोनल मानसी आपका करेक्ट आंसर आता है। सोनल मानसी के बारे में याद रखिएगा कि 1992 और 2002, 1992 में जो इनको मिलता है पद्मश्री, है ना, पद्म विभूषण जो मिलता है, यानी महिला कम उम्र की पाने वाली महिला जो ये पुरस्कार पाती है कम उम्र की है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है ना। और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी अवार्ड जिनको मिलता है 2002 में, ठीक है ना। तो ये दोनों बात याद रखिए, सोनल मानसिक से संबंधित है। ठीक है, चलिए यहां पे याद रखिए। यामिनी कृष्णमूर्ति भी बहुत फेमस है, क्योंकि इनको यामिनी कृष्णमूर्ति को किसमें, कुचिपुड़ी में किस नाम से जाना जाता है? मसाल वाहक के नाम से जाना जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा याद रखिए। मसाल वाहक के नाम से कौन जानी जाती है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जानी जाती है, जिनका संबंध भरतनाट्यम के साथ साथ किसे, कुचिपुड़ी से भी रहा है। तो ये बात आप जो है याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा जल मार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा NW2, ये आपका जो है करेक्ट आंसर है। वही बात अगर कर लिया जाए NW10 किससे संबंधित है? तो NW10 जो है आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, अंबा नदी, याद रखिए अंबा नदी महाराष्ट्र। यही आपसे पूछा जाए NW10 कहाँ से संबंधित है, याद रखिए NW10 जो है आपका, सॉरी NW10 तो बता ही दिए, NW5 की बात करिए। NW5 एक बार मिटने के बाद थोड़ा दिक्कत कर जा रहा है। NW5 जो है आपका, याद रखिए ब्राह्मणी नदी से, नदी पर। ठीक है, वही बात आप कर दिया। NW18 की बात करें तो NW18 जो है बेकी नदी रख लीजिए, क्या है? बेकी नदी, बेकी नदी पर। चलो ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न। अंबुबाची है, अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो ये कामाख्या मंदिर है। आपने सुना होगा कामाख्या एक्सप्रेस, और कामाख्या एक्सप्रेस जो ट्रेन है कहाँ जाती है? बिल्कुल गुवाहाटी जाती है। इसका मतलब ये असम से संबंधित है, तो कामाख्या आंसर हो सकता है। ठीक है ना। कहाँ का है? पूर्वी भारत, आप असम कह सकते हैं। असम में कहाँ पे फेमस है, कहाँ पे लगती है? खास करके गुवाहाटी में लगती है। कहाँ लगती है? गुवाहाटी में लगती है, ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका करेक्ट रहा गया आंसर। आइए अगला प्रश्न। प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को डैश के रूप यानी किस रूप में जाना जाता था? तो याद रखिए धनवान व्यक्ति को गोमत के रूप में जाना जाता था, ये याद रखिए गोमत। ठीक है, चलिए यानी धनवान व्यक्ति को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? गोमत के नाम से जाना जाता था। वही बात कर लीजिए रवि। रवि जो है आपका एक संस्कृत शब्द है। कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है, जिसका मतलब होता है, रवि का मतलब सूर्य, प्रकाश। ठीक है ना। चलिए वहीं पे बात करिए दुहित्री की। तो दुहित्री भी आपका वैदिक शब्द है, और वैदिक शब्द ये इसका जो है संबंध बेटी के
प्रशंसा के लिए, बेटी के लिए इस्तेमाल किया गया, बेटी के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो आप लिखिएगा वैदिक शब्द। वहीं पे बात करेंगे गवेषणा। गवेषणा का संबंध जो है ना, ये न ही संस्कृत शब्द है और न ही वैदिक शब्द है, तो ये कोई शब्द ही नहीं है। चलिए ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न आता हमारा, भारत की 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो बिल्कुल 2001 से 2011 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि दर जो दर्ज की गई वो आपका था मेघालय। क्या था? प्रथम नंबर पे मेघालय था, दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश था और तीसरे नंबर पे आपका बिहार था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। इस चीज को आप देखते चलिए, है ना। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका स्तनधारियों की यकृत में पाई जाती है? तो स्तनधारियों की यकृत मतलब लीवर में पाए जाने वाले हैं, तो याद रखिए कुप्फर कोशिकाएं जो है यह स्तनधारियों में पाई जाती है। किसमें? स्तनधारियों में। वही बात किया जाए कि पुरकिंज कोशिका क्या है, ठीक है, यकृत कहते हैं किसको, तो पहले इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। पल्मोनरी कोशिका जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी क्या कहते हैं, रेटिनल या रीनल, रीनल सेल। ये आपका वृक्क किडनी से संबंधित है। इसके बारे में याद रखिए कि मानव में कितने वृक्क है? 2 है। एक बार में कितने काम करता है? एक बार में एक ही काम करता है ना, एक बार में एक ही काम करता है, ठीक है। और बताया जाए कि इसका मुख्य काम क्या है, तो आपके अंदर यानी हमारे अंदर, मानव के अंदर जो एक जहरीली पदार्थ जिसको आप कहते हैं अमोनिया, अमोनिया को तोड़ करके यूरिया में बनाने वाला आपका किडनी ही है। यानी अमोनिया को तोड़कर NH4 को तोड़कर बनाता क्या है? यूरिया, NH2CO NH2। आपको याद रखने का तरीका, यूरिया का क्या फॉर्मूला है? नाटा को नाटी, यानी नाटा को मिला नाटी, इससे आप देख सकते हैं। और यूरिया को अमोनिया को यूरिया में तोड़ने वाला आपका यही है, कौन? किडनी है। किडनी के 2 फलक होते हैं, एक ऊपर वाले को बोला जाता है एडिनल और नीचे वाला को बोला जाता है मेडुला। ये भी बात आप याद रखिएगा। हमारे शरीर के अंदर जो आपातकालीन हार्मोन सिक्रीट होता है वो एडिनल ही सिक्रीट करता है, यानी आपातकालीन ग्रंथि के भी रूप में जाना जाता है। एडिनल ग्रंथि को हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, आपातकालीन ग्रंथि कह सकते हैं, आपातकालीन ग्रंथि, ठीक है। चलिए, ये आपका हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है एड्रीनलिन हार्मोन। क्या नाम है? एड्रीनलिन हार्मोन। ये आपका हार्मोन है, करता क्या है? ये आपको 3 चीज करता है, भगाता है, लड़वाता है, भगवाता है ना, दौड़वाता है, फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट। ये बात याद रखिएगा, ये किडनी से संबंधित थी। वही बात कर ले हम लोग पुरकिंज कोशिका की, तो पुरकिंज कोशिका जो है हम लोग का जो ब्रेन जो है 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और क्या बोलिए मध्य मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का भाग हमारे पास जो होता है सेरिब्रम, जिसका काम होता है सोचाना, जिसका काम होता है बॉडी को संतुलन बनाए रखना, तो उसी के में जो है आपका पाया जाता है पुरकिंज कोशिका है, जो आपको समन्वय निर्धारित करता है। क्या करता है? समन्वय निर्धारित करता है, कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। तो आप इस चीज को माइंड में रख सकते हैं, क्योंकि ये मस्तिष्क से संबंधित है। और मस्तिष्क के किस भाग में? अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क का किसका कौन सा भाग? तो याद रखिए सेरिब्रम। क्या याद रखिएगा? सेरिब्रम। ये बातें आप याद रखिए और छोटी छोटी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते चले जाएंगे। कब कौन क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं ये आप कह सकते और नहीं हम कह सकते, और ये कोई कह भी नहीं सकता कि जो मैं करा रहा हूँ यही क्वेश्चन है। लेकिन मैं ये डेफिनेट और दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं वो क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, और क्वेश्चन बनता ही बनता है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उन सभी एग्जामों में ज्ञान घर यूट्यूब चैनल का डायरेक्ट प्रश्न रहा और अच्छा खासा प्रश्न रहा। विज्ञान में अक्सर वेटेज, और जो रैंडमली मैं जीके जीएस का क्वेश्चन करा देता हूँ वो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। इसलिए आपसे बहुत विनम्रता के साथ, यानी बाय हार्ट कह रहा हूँ, हृदय से आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन को देखिएगा, धैर्यपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। वो अलग बात है कि पढ़ाई हमेशा करवा रहा है और करवा होता ही है, लेकिन जब वही सफलता को पा लेता है तो वही करवाहट मिठास में बदल जाती है। और सबसे पहले आप लोगों को या आपको लड्डू से स्वागत किया जाता है, क्योंकि आपने करवा खा करके मीठा खाने का मजा चख लेना है। तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक सोच लेना है, पढ़ाई हमेशा करवी होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है महान्यायवादी होता है। कौन होता है?
महान्यायवादी होता है। तो ये याद रखिए, आंसर क्या हो जाएगा 6। कभी कभी पूछ देगा कि भारत के महान्यायवादी के बारे में कितने अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है, तो याद रखिए अनुच्छेद 76 में है। यानी अब आपसे पूछ जाएगा कि भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76 के भाग 1 में अनुसार। ठीक है, तो ये याद रखिए। उसी तरह से बात किया जाएगा आपका कि राज्य के महाधिवक्ता, तो राज्य के महाधिवक्ता ठीक उसी तरह से होता है जो भारत के महाधिवक्ता होता है। तो ये राज्य से है और ये केंद्र से है। तो भारत के राज्य के महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद अगर आपसे पूछ दिया जाए तो अनुच्छेद याद रखिए 165। क्या रखिएगा याद? अनुच्छेद, ये आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 165। ये राज्य का महाधिवक्ता है, राष्ट्रपति के बारे में बता कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कितना अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 52। बिल्कुल आप अपडेट हैं। अनुच्छेद 52, भारत के एक राष्ट्रपति होगा। भारत में यानी राष्ट्रपति में महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग कितना अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61। कभी कभी पूछता है कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कौन सा अनुच्छेद देता है? यह अनुच्छेद 74 देता है सलाह के लिए। सलाह, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, रीट जिसको कहते हैं आप, 1 2 3। राष्ट्रपति वहीं उच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। कितने के तहत? उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, एससी से सलाह परामर्श। किस अनुच्छेद के तहत? तो मैंने बताया था 143 इलू इलू, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, यानी सुनते जाएंगे, क्वेश्चन तो आना ही आना है। अभी वर्तमान में एग्जाम हो रही है बिहार पुलिस की, और जो भी मैंने क्वेश्चन कराया है और एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसलिए हल्के में ना लीजिए और ध्यानपूर्वक जो है सुनिए। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बिल्कुल सही है, धनंजय यशवंत चंद्राचूड़। अगर पूछे कि कै में है? यस, 50वां है। वाह क्या बात है, आप तो बिल्कुल करेक्ट आंसर किए। चलिए, तनाव के बाद पोस्ट टेंशनिंग की उपयोगिता के लिए अच्छी होती है कौन? बताइए। लॉन्ग स्पैन, ये आपको यानी अच्छी क्वालिटी को अगर स्टील बनाना है तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसी को बोला जाता है लॉन्ग स्पैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉन्ग स्पैन कहा जाता है। तो इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आता है आपका। मौलिक कर्तव्यों को संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया, कैमें संशोधन में जोड़ा गया? बताइए। बिल्कुल ये बताया हुआ है, एकदम कमेंट करके आंसर आना चाहिए इसका, सभी व्यक्ति से आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर होगा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 1976 में दो बातें, एक तो मौलिक कर्तव्य और दूसरी बातें क्या थी? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 51(1). ठीक है, दूसरी क्या थी? 3 शब्द प्रस्तावना में ऐड किए गए, कौन कौन था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। मैं भारत की अखंडता को बनाए रखूंगा, अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। जब भी कोई शपथ ग्रहण करता है तो ये बातें बताई जाती है। चलिए, अब वहीं पे आपसे अगर पूछ दिया जाए 51वां संशोधन कब हुआ, तो ये याद रखिए 1984 में। कब हुआ? वर्ष याद रखिए 1984। कभी कभी फंसा देता है। ठीक है, ये क्या था? तो ये था 51वां संविधान संशोधन जो था, ये जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटों का रिजर्वेशन था। जनजातियों के लिए 4 राज्य थे आपका, राज्य आप याद रख लीजिएगा। जनरली आप ये याद रखें जनजातियों से, किससे? जनजातियों के विधानसभा में सीटों का संरक्षण है ना, कौन कौन सीटों पे यानी कहां कहां से जनजाति रहेंगे, तो ये बातें बताया गया था। ठीक है ना, आरक्षण कह लीजिए। वही बात करिए आपका क्या मां 71वां की बात करें तो 71वां जो है ये आपका होता है 1992 में। कब होता? 1992 में। इसमें क्या? इनमें 3 भाषा को संविधान में जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन भाषा थी? कोंकणी,
ये भाषा को जोड़ा गया, यानी भाषा को जोड़ा गया था, ये भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीन भाषा जो जोड़ा गया कैवें संविधान संशोधन में। तो 71वां संविधान संशोधन कब? 1900, बोलिए कब? हाँ बोलिए, 1992 में, ठीक है। चलिए वही बात हम लोग कर ले 44वां का। तो 44वां जो है ये विपरीत है किसका? 42वां का। जो कुछ बातें त्रुटि हुई थी 42वां में, तो इसी का सुधार हुआ था 44वां में। और 44वां कब होता? 1978, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन से ही जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा करके अलग रख दिया गया अनुच्छेद 300 के क में, ठीक है। चलिए, तो ये आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, अधिकार को हटाया है ना, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। चलिए, डैश ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की। ये आपका लुईस माउंटबेटन है। क्या है? लुईस माउंटबेटन, ये याद रखिएगा। कब किया? 3 जून 1947। क्या किया? 3 जून 1947 को। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बोलिए? 3 जून योजना भी कहा जाता है और माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। इसी को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा। वही बात हम लोग कर ले, क्या दिए गए ऑप्शंस में रिपन की बात करें तो रिपन जो है स्वशासन अधिनियम के लिए जाना गया। स्वशासन अधिनियम के लिए रिपन को जाना जाता है। और लीटन ने जो चीज लाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, शस्त्र बल एक्ट, यानी प्रेस यानी पत्रिका जो गैर अंग्रेजी भाषाएं पे जो प्रकाशित होती थी पत्र, उस पर बैन करने के लिए। और दूसरा, बेगर लाइसेंस के आप शस्त्र को, हथियार को नहीं ले जा सकते हैं। इन दोनों चीज़ों पे रिपन ने ही समाप्त किया, ठीक है ना। चलिए ये याद रखिए। रिपन का कार्यकाल कब से कब तक रहता है, बताइए, बोलिए? 1880 से 1884। तो कभी कभी आपका कार्यकाल पूछ देता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए वही बात कर ले हम लोग डलहौजी की। तो डलहौजी का जो है कार्यकाल आपका रहता है, ये याद रखिए, डलहौजी का कार्यकाल जो है 1848 से 1856 तक रहता है। इसको जो है विलय की नीति के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? विलय नीति के नाम से जाना जाता है डलहौजी को। और भारत में रेल की बात करिए, पोस्ट डाकघर की बात करिए, इसका देन डलहौजी का ही है, ठीक है। तो ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए वही बात कर लेते हम लोग, किसकी? लॉर्ड कर्जन की। किसकी बात कर ले? लॉर्ड कर्जन की। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में क्या बताइएगा, बोलिए? ये बंगाल विभाजन में क्या है? बंगाल विभाजन में इसका अहम रोल होता है। यानी बंगाल विभाजन के समय कौन रहता है? गवर्नर जनरल। तो याद रखिए आपका लॉर्ड कर्जन रहता है। ये कब से कब तक रहता है? तो 1899 से 1905 तक। और 1905 में ही बंगाल विभाजन होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है किसका? कर्जन का। बंगाल विभाजन देन किसका है? कर्जन का है। तो ये बात याद रखिए और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले शैलेंद्र राजा डैश के अनुयायी थे। तो किसके अनुयायी थे, बताइए? ये आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चलिए ठीक है। बौद्ध धर्म के कुछ जो है विशेषताएं कभी कभी पूछ देता है, या इसी के बारे में आप थोड़ा इसमें बात कर लीजिए। शैव धर्म की बात करिए तो शैव धर्म जो है किसको कहते हैं? ये हिंदू धर्म में ही है, लेकिन इसमें किस भगवान की पूजा होती है? भगवान विष्णु की पूजा होती है। सॉरी, भगवान शिव की पूजा, विष्णु नहीं, भगवान शिव की पूजा होती है शैव धर्म में। और हिंदू धर्म भी आपके यानी कई विभिन्नताओं के कारण ये हिंदू धर्म जाना जाता है, जिसमें आपका यानी इस पे जो है हिंदू धर्म में
किस चीज़ पे जोर दिया जाता है? तो हिंदू धर्म में आप याद रखिएगा कि हिंदू धर्म में जो है जोर दिया जाता है किस पे? बोलिए। कर्म पे। 3 चीज़ों पे जोर देती है ये, कर्म, धर्म और किस पे बताइए? कर्म, धर्म और मोक्ष, ये 3 चीज़ों पे जोर देती है। वहीं आपसे बात कर ले जाएगा जैन धर्म मुख्यतः किन चीज़ों पे जोर देती है? तो ये सबसे पहले देती है जोर अहिंसा, अहिंसा नहीं करो। दूसरा चीज देती है आपका जोर किस पे देती है बताइए? अहिंसा हो गया, तपस्या और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ये 3 चीजें हैं जिस पे जोर देती है, ठीक है ना। जैन धर्म की बात करें, सदा सत रहो, है ना, लोगों से उम्मीद ही दुख का कारण है, ये बौद्ध धर्म का है, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए। बिल्कुल आपने सही आंसर कहा। कौन आंसर थे? है ना, अब्दुल फतह अल सीसी। आपसे पूछ दिया जाएगा कि अब्दुल फतह अल सीसी कौन थे? तो ये राष्ट्रपति थे। किस देश के? तो याद रखिएगा मिस्र के राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? मिस्र के राष्ट्रपति अल फतेह अल सीसी ये 74वें गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और ये सदियों से परंपरा रहा है मुख्य अतिथि के रूप में, यानी 26 जनवरी को बुलाए जाने का परंपरा रहा और रहेगा, ठीक है। आज के जो भी हुई है पढ़ाई, इन सभी का PDF आपको मिलेगा ज्ञान घर के टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको वहाँ से कर लेना है PDF डाउनलोड, टेलीग्राम है ना चैनल पे ज्ञान घर के, ठीक है। और आप वहाँ से जुड़ करके जो भी आज की क्लास होती है उसका लिंक भी रहता है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, यूट्यूब से भी देख सकते हैं, और आज का जो भी क्लास हुआ है इसका PDF अवेलेबल होगा, ठीक है। और आप जो है फॉलो कर सकते हैं ज्ञान घर को, जहाँ चाहे आप फॉलो कर सकें। यूट्यूब पे कर लीजिए, एप्लीकेशन भी दिया हो, एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी करें और उसी माध्यम से आपका सेट वगैरह भी जाता रहेगा। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल आपकी सफलता की कामना करती है ना, हमेशा आप सफल रहें, उज्जवल भविष्य की कामना करती है। और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आए तो बगैर निसंकोच ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप संपर्क करें, ठीक है। संभवतः आपकी समस्या को समाधान किया जाएगा। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आपको बने रहने के लिए, सेट को लगाने के लिए और यूट्यूब देखने के लिए आभार प्रकट करता है। जय हिंद साथियों। सामने है 15 अगस्त, आज़ादी की तैयारी करिए और हम लोग राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय स्वीट्स, जलेबी खाने के इंतज़ार में हैं, ज़रूर खाएंगे आज़ादी की खुशी में। थैंक यू सो मच।